हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पटना कलम के ऊपर दूसरा भाग पटना कलम का लेकर के आए हैं। पटना कलम भाग 2। दोस्तों, हम परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम विषय वस्तु के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारा विषय आजकल जो पटना कलम के ऊपर बात हो रही है, इसको बहुत गहनता, बहुत ही चिंतन के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे आपका सहयोग चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। यहाँ सीधी बात होगी, कोई बकवास नहीं होगी। सीधा सीधा हमें काम पर फोकस करना है। पटना कलम की बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक कलाकार हैं, और कलाकार भी नहीं हैं तो हम कुछ सीखने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, और हमारी चेष्टा, हमारी लगन, हमारी उत्सुकता बरकरार रहनी चाहिए। तो कल मैंने पटना कलम का पहला सेशन शुरू किया था। अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं कुछ लिखूं और वो उसे नोट करें। सुनने से भी चीज़ें समझ में आती हैं, सुनने से भी बहुत सारे डाउट हमारे क्लियर होते हैं। हमें याद होना चाहिए कि प्राचीन काल के अंदर शिक्षा को प्राप्त करने का एक माध्यम था श्रुति माध्यम। सुनना, श्रुति मतलब सुनना, संस्कृत का वर्ड है। तो वो जो गुरुकुल थे प्राचीन काल में, वहाँ लोग सुन करके ज्ञान प्राप्त करते थे। आचार्यों की बातों को सुन करके उसको नोट कर लेते थे और फिर वो अपनी उस चीज़ को मेमोराइज करते थे। बहरहाल, आज हम पटना कलम का दूसरा भाग कर रहे हैं। पटना कलम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में रिवीजन और थोड़ा सा इसके बारे में कुछ मोटे मोटे तौर पर बताना चाहूँगा कि क्या इसकी पृष्ठभूमि रही, कैसे इस काल चक्र घुमा है, कैसे ये चीज़ें रही है। तो मैं शीर्षक और कुछ हेडिंग लिख दूंगा, बाकी बात में आपसे मुँहज़बानी कर रहा हूँ, और मैं आपसे आपका अटेंशन मांगता हूँ कि आप ध्यान से मेरी बातों को सुनें और फिर आप अपने विषय को तैयार करें। तो मैंने कुछ लिखा है, और इस सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एकांत में बैठना पड़ता है, अपना ड्यूटी से अलग टाइम निकालना पड़ता है, और फिर किसी प्रकार की बाधा हमारे सेशन में उत्पन्न ना हो, इसीलिए हम पंखा भी ऑफ कर देते हैं, और भी जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो सब बंद कर देते हैं। तो बहरहाल, मैं पटना कलम के उद्भव के बारे में बताता चलूँ कि पटना कलम आखिर इतनी खास क्यों है। तो पटना कलम जो है, जो हमारे भारत देश के अंदर जो प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश काल के दौरान, उन प्रांतों के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कला बन के जो उभरी, वो पटना कलम शैली थी। उसके अलावा ये जो है, इसका जो काल है वो लगभग 200 साल तक चला है। 1760 से लेकर के 1960 तक ये निरंतर बहती रही है, निरंतर कला धारा चलती रही है, और ये शैली जो है अपना अस्तित्व 200 साल तक बनाए रखती है। आज़ादी के पश्चात तकरीबन 14-15 साल तक ये कला चलती है, और उसके बाद ये कला अपना इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के साथ में अपना नाम दर्ज कराती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कि भारत में अपना आधिपत्य जमा चुकी थी, हम जानते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों की आरजार, आना जाना, आरजार, पूर्वी भारत पर उनका जो है अपनी जो आधिपत्य था, अपनी शासन व्यवस्था, उनकी बागडोर वहाँ से चलती थी। तो हुआ क्या कि वो सब जो चीज़ें हुई हैं, प्रतिक्रियाएँ, जो क्रियाएँ, ब्रिटिश अधिकारी लोगों का आना जाना, आवागमन, उनकी तरफ से चीज़ों को देखना, अवलोकन करना और किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण कारण बनी पटना कलम के उद्भव में। भारतीय कलाकार आजीविका की तलाश में क्या करते हैं, यूरोपीय लोग जो हैं, अधिकारी जो लोग हैं, उनके आश्रय में जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कालांतर में हम देखेंगे मुग़ल जो शासन था, उसके जो उत्तराधिकारी थे, वो किसी हद तक, जो हर किसी का मूड एक सा नहीं होता, तो वो बहुत से लोगों को आर्ट नहीं पसंद थी, या बहुत से लोग उस चीज़ को नहीं कर पाए, कुछ परिस्थितियों के चलते उदासीनता रही। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये कलाकार फिर आजीविका की तलाश में भटकना पड़ा इन्हें, क्योंकि कलाकार का जो बहुत बड़ी साधना होती है, पहले सीखना, फिर उसको अपने काम को, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को दूसरों को बेचना, तो ये बहुत चैलेंजिंग वर्क है। तो ऐसे ही कलाकार जो भटकने लगे आजीविका की तलाश में। अधिकारियों के जो ब्रिटिश लोग थे, वो आश्रय दे रहे थे, क्योंकि वो तो
अब यहाँ पर अपनी शान शौकत के साथ रह रहे थे, यहाँ पर हुक्म चलाते थे, यहाँ पर जो है किसी प्रकार के इंटरवेंशन उनके होते थे, हस्तक्षेप होते थे, यहाँ के क्षेत्र में अपने प्रकार से कुछ डिजाइन कराना, वास्तुकला को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें, तो वो सब जो सिस्टम चल रहा था ब्रिटिशों के द्वारा चल रहा था। इसलिए ब्रिटिश लोग जो है अपनी शान शौकत को डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको संजोए रखने के लिए वो जो है आश्रय दे रहे थे चित्रकारों को। अच्छा, मुगल काल के पतन व ब्रिटिश लोगों की आड़ जार, उनका शासन, उनके द्वारा लाई गई तहजीब, तहजीब कहते हैं कल्चर को, जो अपना एक कल्चर होता है, अपनी संस्कृति होती है, तो वो जो उनके द्वारा जो लाई गई तहजीब थी, जितना कि नई वो भारतवासियों के लिए थी, ठीक उसी प्रकार भारत देश की जो कल्चर था, भारत देश की संस्कृति, भारत देश की तहजीब, यहाँ के त्यौहार, यहाँ के रंग रूप, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का मुआशरा यानी कल्चर एनवायरनमेंट, यहाँ का परिवेश, यहाँ के लोगों के नए नक्श, फीचर्स, ब्यूटी, नक्श निगार, भाषा, रंग, नस्ल, बिरादरी, कारोबार, ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी ही विचित्र और बहुत रहस्यमय थी। वो सब उनको एक पर्टिकुलर अपने गेज से, अपने नज़रिए से देख रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं ब्रिटिश अधिकारी लोग यहाँ के चित्र बनवाकर अपनी औपनिवेशिक जो उनकी नीति थी, उस नीति के लिए वो यहाँ के चित्र को दिखा करके पूरे यूरोप से सहानुभूति बटोर सकते थे। सॉरी फॉर नॉइस। अच्छा, अब क्या होता है, पूर्वी भारत के जो बदलते हालात हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, उसके कारण बिहार के राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं और बिहार में जो कलाकार जो है वो पलायन करते हैं, यहाँ बिहार के अंदर आते हैं। बात को सुनने से भी चीज़ें समझ में आती हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं सारी चीज़ को लिखूं, इसीलिए बात को कर रहे हैं, उसको तस्लीम करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको जो है डाइजेस्ट करना है। तो ये क्या है कि पूर्वी भारत में हमने देखा कि बदलते हालात हैं, तो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, कलाकार अपनी आजीविका के लिए भी इधर उधर माइग्रेट होते हैं। आजकल हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, किसी को कोई जो है काम हमारे रिलेटिव में, हमारे सगे संबंधियों में हम देखते हैं बहुत से लोग किसी दूसरे प्रदेश में जा कर के काम करते हैं, वहाँ से बिजनेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक एग्जाम्पल है कि ऐसे ही एक बड़े पैमाने पर कलाकार अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए प्रदेशों में जाते थे। तो उस टाइम पे पटना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। लोगों को, कलाकारों को, और जो ब्रिटिश लोग थे उनकी जो शासन व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पटना उनको उचित लगा था। अब हम बात करते हैं पटना कलम की, और पटना कलम के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि इसका जो काल है, धीरे धीरे हम लिखेंगे। यदि आपको साफ दिखाई दे रहा है तो आप इसको लिख लीजिए, यदि साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1760 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक ये कला चलती है। उसके बाद में इसका अस्तित्व जो है लगभग 200 साल तक चलता है। अच्छा, खोज किसने करी भाई? खोज की तो महत्वपूर्ण बात है ना, क्योंकि आजकल ये एग्जाम में एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि हर चीज़ के बारे में उस के उद्धारक, उसकी खोजकर्ता के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये इसके खोजकर्ता है पीसी मानुक, ठीक है। ये पीसी मानुक साहब जो हैं ये भारतीय ही हैं, और ये इन्होंने कब खोज करी? तो 1943 में इन्होंने खोज करी थी। मैं मिटाता रहूँगा, जब ये हो जाएगा तो मैं इसके बाद मिटा दूँगा उसको, ठीक है। तो इन्होंने पीसी मानुक ने 1943 में खोज करी। इनके बारे में बता दूं कि ये पीसी मानुक साहब जो हैं ये थोड़े कलाकार को आश्रय देने वाले, कला को पसंद करने वाले, उसकी इज्जत करने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले, इस प्रकार के किस्म के थे। तो इन्होंने जो है काफ़ी इंटरेस्ट लिया पटना कलम के चित्रों में, इसीलिए खोजकर्ता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। 1943 में इन्होंने खोज की थी, पीसी मानुक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब पटना कलम से प्रभावित थे। उसके बाद ये इन चित्रों को विदेश में भेजते थे। अच्छा,
ये इनकी बात हो गई। इन्होंने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है, बुक का नाम लिख लो। बुक इनकी कौन सी है? द पेंटिंग द पेंटिंग इन 19th सेंचुरी, ये इनकी बुक का नाम है। तो याद रहेगा, एक रिवीजन कर लेंगे बाद में। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब जो पटना कलम शैली को हम ऐसे भी जान सकते हैं, पटना कलम शैली, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जो है मुगल जमा कंपनी उसके द्वारा निर्मित है। तो जो स्टाइल निकल गया है वो क्या कहलाया? पटना कलम। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखना है, तो मुगल है, मुगल और कंपनी कला। तो कंपनी कला जो यूरोपीय कला है, जब कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश हो गई, लोग आने जाने लगे, ब्रिटिश लोग आए, अधिकारी लोग आए, आश्रय दिया कलाकारों को, प्रोत्साहन दिया, पैसा दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। इसके अलावा यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया और बहुत ही उसमें इंटरेस्ट लिया। तो इसी वजह से मुगल प्लस कंपनी कला, ये क्या कहलाई? पटना कलम। तो यहाँ पर हमें मुगल तत्वों की संलिप्तता, उनका मिक्सचर अभी दिख रहा है इस पेंटिंग के अंदर, पटना कलम स्टाइल के अंदर। और कंपनी कला की इसकी मतलब ये चीज़ इसमें आ रही है, अभी आना शुरू हुआ है। और ये भी है, तो ये इसका धीरे धीरे एग्जिस्टेंस कम होता चला जाएगा जब हम धीरे धीरे स्वाधीनता और जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, तो धीरे धीरे कला का एक नया रूप सामने आएगा। तो धीरे धीरे मुगल जो एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे और कंपनी के जो एलिमेंट्स हैं पूरी तरह से उस पर डोमिनेंसी आ जाएगी। तो बड़े बड़े जो कलाकार हैं बाद में इस यूरोपीय आर्ट को, वेस्टर्न आर्ट को इंडिया में प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जिसमें राजा रवि वर्मा एक वन ऑफ देम। तो पटना कलम के बारे में आप समझ लिया। तो इन चित्रों को हम बोलते हैं अर्ध यूरोपीय, अर्ध यूरोपीय चित्र। तो अगर एग्जाम में आता है अर्ध यूरोपीय चित्र कौन से हैं, तो ये चित्र हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे पटना कलम के चित्र है, ध्यान रखना है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अच्छा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। कुछ घर का काम हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं पटना कलम को, जो है ये एक मिल ट्रेड आर्चर, ब्रिटिश काल में एक अधिकारी थे जिनका नाम था WG आर्चर। उनकी पत्नी है मिल्ट्रेड आर्चर। ये पेंटिंग में इंटरेस्ट लेती हैं, पेंटिंग इनको पसंद आती है पटना कलम की। तो इन पेंटिंगों पर मोहित होकर, मंत्रमुग्ध होकर ये किताब लिखती है, जिस किताब का नाम क्या है? द पॉपुलर पेंटिंग ऑफ इंडिया। किताब लिखती है द पॉपुलर पेंटिंग ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम देखेंगे क्या, एक विद्वान हुए हैं राय कृष्ण दास। भारतीय स्कॉलर हैं, बहुत बड़ी इनकी भूमिका है भारत कला भवन बनारस के अंदर उसको स्थापित करने में। इसके अलावा भारतीय कला का बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत ही बड़े चिंतक रहे हैं और भारतीय कला पर बहुत कुछ लिखा है, लोगों को बताया है।
इनके अनुसार जो ये नाम है पटना कलम, ये इसको पटना कलम नहीं मानते, ये इसको डिनाई करते हैं, इसको रिफ्यूज करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो स्टाइल है ब्रिटिश काल के अंदर जो पेंटिंग हो रही थी वो तो आपका उड़ीसा में भी हो रही थी, वो तो आपका पंजाब में भी हो रही थी, वो तो आपका जो बंगाल में भी हो रही थी, वो आपका जो है महाराष्ट्र में भी हो रही थी। तो वो तो पूरे भारत के अंदर जो एक चलता है उसको हम सिर्फ पटना के साथ में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने इसको कंपनी नाम दिया, ना कि पटना कलम। ध्यान रखना, राय कृष्णा दास का बहुत बड़ा यहाँ अपोजिशन हमें मिलती है उनकी तरफ से, अपोज करते हैं उस पटना कलम नाम को, इस शीर्षक को अपोज करते हैं, रिफ्यूज करते हैं कि ये पूरे भारत समूचे भारतवर्ष के अंदर जो है क्रिया चल रही है, तो उसको हम सिर्फ पटना कलम नहीं कह सकते, उसको हम कंपनी कला कह सकते हैं, क्योंकि उसके उद्धारक उस स्टाइल को जो लेके आने वाली है वो कंपनी कला है, तो इसी वजह से इसको उन्होंने कंपनी नाम दिया है। अच्छा, तो कल मैंने जैसा कि बताया था कि जो चित्रकार हैं मूलतः वो जो है कहाँ से थे, राजस्थान से थे। उनके पूर्वज जो पटना कलम के जो पूर्वज हैं वो राजस्थान से हैं। तो ये तो हमें ध्यान है ना, पूर्वजों की ये कर्म भूमि है। लेकिन जो पटना कलम के प्रारंभिक चित्रकार हैं जिन्होंने पटना कलम जैसी शैली को जन्म दिया, तो वो जो है कहाँ जाते हैं, पहले दिल्ली दरबार में काम करते हैं, उसके बाद में आ जाते हैं आपका कहाँ पे, ये आ जाते हैं मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद भी एक बहुत ही सामरिक नगर था उस टाइम पर, वैभव विलासिता का। लोग यहाँ पर आकर के भी बहुत सारे कलाकार यहाँ आकर के बसे, राजा महाराजाओं नवाबों की पेंटिंग बनवाई, नवाबों ने अपनी पेंटिंग बनवाई, आश्रय दिया। एक नवाब थे अलीवर्दी खान। इनकी मृत्यु के पश्चात मुर्शिदाबाद जो है इतना उपयुक्त नहीं लगा इन्हें। ऊपर से जो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध होता है, तो उसमें जो है हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला की हत्या के बाद में बिहार के समीकरण बदलते हैं, बिहार क्षेत्र इनको ज़्यादा उपयुक्त लगता है कलाकार को, तो ये पटना चले जाते हैं। पटना में आने के बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, कालांतर में स्वाधीनता आंदोलन चलते हैं, लोगों में राष्ट्रीय भावना आती है, लोग अपने देश की जो गुलामी है उसको दूर करने के लिए अपने पूर्ण रूप से भावुक हो जाते हैं, तो वो भाव कला में भी दिखते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेज लोग जो हैं वो इतना अब जो है मतलब वो पसंद नहीं करते ये चीज़ें कि कोई हम उनको अपोज करे, और ये तो होना ही था। तो इस वजह से फिर वो उनको जाना पड़ता है कलकत्ता में। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, पहले दिल्ली दरबार, फिर मुर्शिदाबाद, फिर पटना, फिर जो है कालांतर में जाते कलकत्ता में। ऊपर से जो एक राय बहादुर सुल्तान करके हुए, तो वो आश्रय देते थे पटना में कलाकारों को, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि उनको जाना ही पड़ता है कलकत्ता, स्थानांतरित कलाकारों को। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, इसका भी देख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये कलाकार पूछ लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से एक क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए सबसे पहला, सबसे अंतिम, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे नीचे, सबसे काला, सबसे गोरा, ऐसी ऐसी विशेषताओं पर वो डालते प्रकाश, जिससे कि चीज़ एक लाइट में रहे। तो यहाँ पूछ लिया जाता है कि पहला कलाकार कौन है पटना कलम का कलाकार। सेवक राम हो जाएंगे जी। याद कैसे करना है, सेवक राम है इनका नाम है, और ये पहले इन्होंने सबसे पहले सेवा की कंपनी कली की कला की। तो ये कंपनी
ये पटना कला के पहले कलाकार होंगे। ठीक है, अंतिम पूछ लेता हूँ, याद रखेंगे, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ये अंतिम है, दोनों सिरे हो गए बीच में, देखो एक सिरा ऊपर का ये हो गया, नीचे का ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ठीक है, अच्छा मैं कुछ कलाकार के नाम बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा देख लेना। जैसे कि एक कलाकार है आपका फकीर चंद है, शिवलाल है, शिवदयाल लाल है, और महादेव मुंशी लाल है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा है। या कुछ महिला चित्रकार भी हुई है, उनके बारे में बता देता हूँ। मैंने कल भी बताया था, सोना बीबी, दक्षोदी। आज जब मैं कलाकारों के परिचय कराऊंगा तब मैं इनको बताऊंगा कि इनका क्या संबंध है। तो सोना बीबी जो है ये शिवलाल जी जो हैं उनकी बेटी है, और ये बहन है शिवलाल की। तो ये भी कलाकार है, धार्मिक कलाकार है। घर के अंदर रही, घर के परिवेश को समझा, तो घर में जो स्त्री का महत्वपूर्ण रोल होता है उसको समझते हुए इन्होंने धार्मिक चित्रों को बनाया है। अपने भाई से ही शिक्षा ली दक्षो बीवी ने, और इन्होंने भी है अपने पिता से ही शिक्षा ली। ये जो है इनके पिता का नाम शिवलाल है और इनके भाई का नाम शिवलाल है। तो ये बहन है, ये बेटी है। ठीक है, अच्छा चित्र विषय के बारे में बात करनी जरूरी है। चित्र विषय क्या है, पटना कलम के चित्र विषय क्या है, इस विषय में थोड़ा पहले बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगा क्या है। देखो, चित्र विषय बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि भारत में पहली बार कला राजाश्रयों, राज दरबारों, राजघरानों से निकल करके मुक्त होती है और आम जनता के बीच में जाती है, तो ये कला पटना कलम है। पटना कलम ने लोक धर्मिता का मान रखने वाली कला बनी, लोक धर्मिता का मान रखा, लोक कला के रूप में उजागर हुई। आम जनजीवन की आधार पर ये कला पल्वित पुष्पित होती रही है। इसके अलावा चित्र में जो है क्या मुख्य विषय वस्तु क्या थी, ये तो हो गया, चलो अभी बताया कि ये क्यों इतनी ज़्यादा इसके अंदर क्या विषय रहे। तो विषय में मैं बता देता हूँ, 5 प्रकार है, 5 प्रकार के विषय, 5 प्रकार के विषय होते हैं, और उन विषयों के अंदर भी उप विषय होते हैं। तो पहला क्या है कि हम देखेंगे, जैसे मुखाकृति है, पोर्ट्रेट है। भाई साहब आज भी ये ट्रेंड बना हुआ है, किसी को पता लग जाए ना आप आर्टिस्ट को, तो सीधा ये यार मेरी पेंटिंग बना दे, 2 लाइन खींची, स्केच करा, यार मेरी बनाई है। ये ऐसा आज इंटेंशन है, उस टाइम पे कितना रहा होगा जब कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, लिथोग्राफी प्रेस नहीं आई है, और जो है राजा महाराजा नवाब जो शौकिया लोग थे उनका दौर चल रहा है, वो हर चीज़ में मतलब आर्ट में तो इंटरेस्ट लेते थे, शिकार में, खेल में, तो वो कितना मतलब उत्सुकता के साथ में बनवाते होंगे। तो वही चीज़ है, देखो मुखाकृति बन गई, पोर्ट्रेट बन रहा है पहले, उसके बाद में उत्सव बन गया। उत्सव का संबंध देश एक से है और धर्म से है। तो हम देखेंगे कि उस समय का जो दौर है उसमें बहुत सारे चित्रकारों ने धार्मिक विषय और उत्सवों को बनाया है, धार्मिक त्योहारों को बनाया है। तो उससे हमें पता लगता है कि कितनी अपनी आध्यात्मिकता के साथ में वो अपने कल्चर को फॉलो करते होंगे, इसलिए उत्सव पर बनती है। मंगलिक पर्व, जो मंगलिक पर्व है, शुभ जो त्यौहार है ना, पर्व है, उन पर बनती है। इसके अलावा हम देखेंगे, ये एक हो गया और ये हो गया 2। तीसरा हम देख लेते हैं क्या है, आलेखन होता है भाई साहब। जैसे आलेखन में हम देखेंगे सुलेख होती है, सुलेख, थोड़ा बहुत सुलेख से रिलेटेड भी काम हुआ है पटना कलम में, है ना। अलंकरण है, अलंकरण बोलते हैं जो डिजाइन है, मोटिव्स हैं, उनके ऊपर काम हुआ है, अलंकरण। वो चीज हो गई। वास्तु, अब हम देखते हैं क्या, वास्तु, वास्तु विन्यास,
आर्किटेक्चर मान लो इसको, आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर पे जो है काम हुआ है वो बनाया, आर्किटेक्चर बनाया है। और सीनरी जिसे हम बोल देते हैं वो है। दैनिक जीवन, ये सबसे मेन रोल यही है, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन पर आधारित। अब जो दैनिक जीवन है उनमें की ज़्यादातर जो क्रियाएं हैं उनको दिखाया गया है। दैनिक जीवन के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो है, छठा क्या है हमारा, पशु पक्षी। दैनिक जीवन के जो चित्र होते हैं उनको हम बोलते हैं फिरका चित्र, फिरका। याद रखना, एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फिरका चित्र किसको कहते हैं। दैनिक जीवन है, पटना कलम के संदर्भ में जो दैनिक जीवन के चित्र बने हैं उनको हम फिरका कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, जैसे भी करना है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। जो धरातल है, पटना कलम का जो धरातल है जिससे चित्र बने 3 है। हाथी दांत है, इस पर भी लघु चित्रकारी हुई है भाई साहब। लघु चित्रकारी। दूसरा है आपका वसली कागज। इस कागज को 4-5 कागजों को जोड़ के उनको चिपका के उनको घिसा जाता था, अकीक पत्थर से उसकी रगड़ाई होती थी, तो इसको बोलते थे क्या, वसली कागज। तीसरा हमारा क्या है, अबरक, माइका बोल देते हैं इसको। अबरक की जो खदानें हुआ करती थी बिहार के अंदर, एक प्रकार की परत होती है और इसके ऊपर चित्र बनते थे। तो हाथी दांत का उस टाइम पर बहुत क्रेज था। जो हाथी दांत है उस पर बहुत ही सूक्ष्म चित्र बनाए जाते थे। प्रारंभ के अंदर जो है ब्रिटिश लोग यहाँ पर, एक जॉन स्मार्ट करके एक आदमी आते हैं, वो यहाँ के स्थानीय कलाकारों को हाथी दांत पर चित्र बनाने की शिक्षा देते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि ये जो राजा महाराजा हैं या मुगल काल के अंदर भी हाथी दांत पर बने हुए तवीज़, लॉकेट गले में पहने जाते थे। इसके अलावा हाथी दांत पर पटना कलम के अंदर चित्रकारी हुई, लघु चित्रकारी। और जो नवाबों की बेगमें होती थी, महारानियाँ होती थी, रानी होती थी, और जो जो सेविकाएँ होती थी, वो सब भी आभूषणों के रूप में हाथी दांत पर बने हुए चित्रों को लॉकेट के रूप में पहनती थी। इवन जहांगीर जो हैं उन्होंने अपने पिता अकबर की मुखाकृति बनवाई और हाथी दांत पर उसको लॉकेट के रूप में पहनते थे। तो ये क्यों है, हाथी दांत। अब हम बात करते हैं इसके जो आकार हैं, पटना कलम के आकार। क्या आकार है भाई साहब, तो पहले तो ध्यान रखना, पोस्ट कार्ड पर बने। पोस्ट कार्ड साइज के बनते थे। पोस्ट कार्ड साइज हम जानते ही हैं। तो उसमें जो लघु होता था वो होता था 8x6, और जो बड़ा होता था वो होता था ये साइज हो गया। लघु और ज़्यादा दोनों प्रकार के चित्र बन रहे। 8x6 इंच, 8x6 इंच, 22x16 इंच। तो इस प्रकार से ये साइज है। अच्छा, अब हम जो इसका आपको बता देते हैं कि क्या क्या चित्र जो है बनाए गए। मैं इसको बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आज इसको मैं फिनिश करने की सोच रहा हूँ। पटना कलम का लगभग सारा ही आपको बता दिया जाए। तो उसमें अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं जो चित्र विषय, ये तो मैंने तरीके बता देंगे किस किस तरह के चित्र बनते थे। अब उसमें दैनिक जीवन जो है उसमें हम देखते हैं दैनिक जीवन में क्या क्या बन रहा है। तो एक है हमारा टोकरी बुनने वाले बन सकते, मतलब डेली लाइफ बिल्कुल सिंपल, टोकरी बुनने वाले।
खिलौने बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, मिट्टी के खिलौने हैं ये, ठीक है। और मछली बेचने वाले, सेवक सेविकाएं, लोहार है, भिस्ती है। भिस्ती मैं बता देता हूँ, आजकल के लोग जो जनरेशन है शायद उसको इतना ना पता हो भिस्ती के बारे में, लेकिन भिस्ती एक प्रकार से ये एक होता है व्यक्ति, पुराने टाइम में जब लोग किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते थे और मुख्यतः मुगल और उत्तर मुगल काल के जो दौर हैं उसमें, तो यहाँ पर ये चमड़े का एक बैग है और यहाँ से यूँ करके इसके हाथ में है और यहाँ से पानी आ रहा है, एक इसके हाथ में प्याला रहता था, यहाँ पीने वाला है जिसको प्यास लग रही है, तो ये इसको इस तरीके से घिसता था जिससे कि दूसरे को पानी मिल जाए, इसमें से पानी निकल के आ रहा है। ये चमड़े का हो करता था। ये बंदा ऐसे पगड़ी वगड़ी लगा के अपना भीड़ भाड़ में चला गया, देखा कि भाई ये लोग प्यासे हैं गर्मी में, तो ठीक है 2 रुपये का या 1 रुपये का जो भी उस टाइम की मुद्रा हुआ करती थी आने में पैसे में, तो उस हिसाब से इसको देते थे। इसको बोलते हैं मश्क। तो भिस्ती का ये काम होता है, भिस्ती जा करके पानी बेचता है, तो भिस्तियों की चित्र बनाए। इसके अलावा लोहार है, लोहार है, पांचवा आपका जमींदार है, नट है। नट जानते हैं जो आजकल हम उसका रूप देख सकते हैं, स्ट्रीट जो ये होता है आपका स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, वो ज़्यादातर घूमते हैं रेड लाइट पर, तो वो अपना मूछें लगा करके ऐसे ऐसे मूछें बना लेते हैं और डांस कर रहे हैं ये करके, इस तरह से ये नट होते थे। कुम्हार है, ढोलक बजाने वाले हैं, डिंडोरची से बोलते हैं, बिहारी सॉरी भिखारी। तो भिखारी के जो चित्र बनाए हैं वो एक पटना कला के महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिनका नाम है कहर सिंह। कहर सिंह ये भिखारियों के और जो ज्योतिषी लोग होते थे, साधु लोग होते थे, उनके चित्र बनाते थे। कहर सिंह बहुत बढ़िया चित्र बनाते थे, ठीक है। इसके अलावा साधु हैं, साधु हैं, या फिर हमारा जो फल बेचने वाले, मतलब रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर चित्र होते थे, बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से ये विषय वस्तु थी कि इन चीज़ों पर बनाया जाता था। इसके बाद मैं बता दूं आपको एक सिद्धांत रहा है पटना क्रम के चित्रकारों का। सिद्धांत ये रहा है कि पटना क्रम के चित्रकार एक फॉर्मूले बेस पे काम करते थे, तभी ये 200 साल तक टिक पाई कला। वो क्या था? डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई। किसी चीज़ की डिमांड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई हो रही है। तो जब डिमांड जा रही है यहाँ से ऐसे, तो उसके बाद में पैसा भी जा रहा है, मोटिवेशन जा रहा है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर करियर जा रहा है, यानी कि ये डिमांड करता जो लोग हैं ये दे रहे हैं, इसके बदले में क्या देंगे? ये पेंटिंग्स दे रहे हैं। इंडिया की जो थीम है वो थीम यहाँ से इधर की तरफ जा रही है। और ये कौन लोग हैं? तो ज़्यादातर जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश अधिकारी लोग, और स्थानीय नवाब। ये भी डिमांड कर रहे हैं, ब्रिटिश लोग भी डिमांड कर रहे हैं। स्थानीय नवाब क्या उन्होंने अपनी जमींदारी, अपनी चौधराहट, अपनी बड़प्पन, अपनी शान शौकत, अपने मूँछों वाले स्टाइल, अपने तकिए लगाने वाले स्टाइल,
अपनी तलवार लगाने वाले स्टाइल ये स्थानीय नवाब बनवा रहे हैं। ब्रिटिश अधिकारी यहाँ से यहाँ के कल्चर, यहाँ की थीम को देखना चाह रहे हैं, उसको यूरोप में, पूरे यूरोप में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से डिमांड हो रही है। तो डिमांड के बदले में क्या मिल रहा है? तो ये पेंटिंग दे रहे हैं, और ये स्थानीय कलाकार हैं, ये पेंटिंग दे रहे हैं। पेंटिंग में इंडियन कल्चर जा रहा है, वहाँ की थीम जा रही है। इसके अलावा इनको एक चीज़ मिल रही है, मोटिवेशन। मोटिवेशन के फलस्वरूप क्या होता है कि इनको काम करने के अंदर एक वाइब्रेंसी आ रही है, वाइब्रेंसी आ रही है, सोलिडिटी आ रही है। ये नेचुरल है, ये साइकोलॉजी पे बेस्ड है। जब आर्थिक स्थिति सही होगी तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम कर पाएगा। और गुर्बत में कलाकारी नहीं होती है, ये भी सच बात है, गुर्बत में कलाकारी नहीं होती है। इसलिए इनको जब अच्छा वो मिल रहा है, रेस्पॉन्स मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ज़मीन मिल रही है, ठिकाना मिल रहा है, तो ये इसके बदले में क्या दे रहे हैं भाई? वाइब्रेंसी दे रहे हैं, सोलिडिटी दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। और इतनी वर्सेटाइल जो इंडिया की कल्चर है, इतना वर्सेटाइल है, उस कल्चर को इतनी वैरायटी के साथ नहीं देखें। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले पे बेस्ड हुआ काम, ये एक मेजर पॉइंट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट, और आगे बढ़ो। कागज धरातल में मैंने बताया था आपको 3 तरह के धरातल है। तो कागज कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब? कागज ये सियालकोटी कागज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो है उस टाइम पर सियालकोट जो पाकिस्तान का कागज है उसको इस्तेमाल करते थे। पहले ये नेपाल से आता था, फिर ये ब्रिटेन से आने लगा, नेपाल से लेते थे। बसली कागज, सॉरी इसको मैं दोबारा लिख दूँ, यहाँ कुछ गलत हो गया। कागज जो है वो बसली कागज है। बसली को मैंने अभी बताया था, बसली क्या होता है। कई सारी कागजों की परतों को जोड़ करके उनको घिसा जाता था अखीर पत्थर से, तो वो बसली होता था। बसली जो है ये पहले नेपाल से आता था, फिर ये ब्रिटेन से आने लगा। ठीक है, ये चित्र धरातल हो गया। रंग जो है, रंग जो है प्राकृतिक रंग भी है, प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग भी है, जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं, रसायनों के प्रयोग से बने हुए, रसायनों से। ये है कला का जो उनके रंग प्रक्रिया है। ठीक है, ये सोने के वर्क को, सोने का वर्क जो होता है ना आजकल हम देखते हैं, जैसे मिठाई पे भी लगा रहता है, वो तो नकली होता है, लेकिन सोने का वर्क होता है पतला बारीक, उसको पीस करके गोंद मिला के उसमें और वो मिला करके जो होता है बबूल मिला करके भी कलर बनाते थे सोने का कलर, तो गोल्डन कलर का भी प्रयोग करते थे। अच्छा, अब हम एक चीज़ देखते हैं इसके अंदर, विदेशी कलाकारों का विदेशी जो लोग हैं, ब्रिटिश लोग जो हैं, उनका हस्तक्षेप क्या क्या रहा है, विदेशी हस्तक्षेप। ठीक है, इसमें हम देखते हैं विदेशी हस्तक्षेप क्या रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब यहाँ विदेशी लोग रह रहे थे, तो यहाँ पर जब पटना कलम के चित्रकार चित्र बनाने लगे और बन रहे थे, तो यहाँ पर एक आदमी आते हैं, चार्ल्स डी ऑयले। ऑयले ये क्या करते हैं ना, ये देखते हैं क्या पटना के अंदर तो मजे आ रहे हैं लोगों के, ये तो मौज काट रहे हैं, पेंटिंगें बना रहे हैं और बेच रहे हैं हमारे ही लोगों को, और बहुत सस्ते में और बहुत बढ़िया और बहुत ही कम समय के अंदर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं।
और ये अफीम के कारोबारी थे भाई साहब, अफीम के कारोबारी। दिमाग लगा लिया अफीम के कारोबारी दिमाग लगाया। ये एक यूरोप से वो मंगवाते हैं, ब्रिटेन से, लिथोप्रेस। लिथो एक प्रकार का पत्थर होता है, बावेरिया का पत्थर होता है, चूने का, और उस पर ड्राइंग की जाती है। उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है कि उससे कई सारी हम एक जैसी पेंटिंग छाप सकते हैं। तो एक प्रकार की प्रिंटिंग मशीन है लिथो प्रिंटिंग प्रेस, ये मंगवा ली। और जो यहाँ के चित्र थे ना, उनकी कॉपी बेचने लगे। ठीक है, प्रेस से जो छपाई है, छपाई करके उसको बेचने लगे सस्ते दामों पे। बहुत धन कमाया इन्होंने। जो भारत के प्रसिद्ध पटना कलम के चित्रकार थे, वो इनके स्टूडियो में आ गए। सेवक राम आ गए, जिनका नाम मैंने शुरू में लिया था, सेवक राम जो शुरुआती कलाकार थे। हुलास लाल आ गए, ठीक है, शिवलाल आ गए, शिव दयाल आ गए। ये इनके पास आकर के काम सीखने लगे, इनके अंडर में काम करने लगे, और इन्होंने खूब धन कमाया। इसके बाद ये पहले नंबर पे हैं। दूसरे आते हैं आपके, जैसे ये हो गए। इसके बाद में एक आते हैं जॉन स्मार्ट, ब्रिटिश हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ के लोगों को, इस भारत के लोगों को हाथी दांत पर पेंटिंग करना सिखाया। टिलिकेटर आते हैं, सत्रह में टिलिकेटर ने ऑयल पेंटिंग बनाई। यहाँ के नवाबों की, लखनऊ के, अवध के नवाबों की पेंटिंग बनाई टिलिकेटर ने। उसके बाद में इन्होंने भारत के और भी क्षेत्रों का दौरा किया। तो जो ऑयल पेंटिंग के शुरुआती उद्धारक हैं भारत में, वो टिलिकेटर है। इसके अलावा हम देखेंगे डैनियल भाई आए, डैनियल बंधु। 1784 से 1794 इन्होंने वाटर कलर का श्री गणेश कराया। यहाँ पर वाटर कलर सिखाया लोगों को, भारतीय स्थानीय लोगों को वाटर कलर की शिक्षा दी। और इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र पे यहाँ पे पेंटिंगें बनाई। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे भूदृश्य बनाए और बहुत सारी ऐसी पेंटिंगें बनाई जो यहाँ के मोन्यूमेंट हैं, यहाँ की धार्मिक स्थल हैं भारत के, उन सब का इन्होंने चित्रण किया। तो इनको बोलते हैं डैनियल बंधु। ये दो थे, थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल, चाचा भतीजे हैं। थॉमस डैनियल चाचा हैं, विलियम डैनियल जो है भतीजे। ठीक है, तो ये आते हैं भाई साहब। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। उसके बाद में आते हैं अगस्त 1941 में लाहौर के दरबार के राजा हुआ करते थे, राजा शेर सिंह, राजा शेर सिंह। उन सिंह का चित्र बनाया। इसके अलावा बहादुर शाह जफर का
चित्र बनाया है। इनको 7 अगस्तोस को 7 कुल्लुओं के घर के नाम से जानते हैं। घर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों की यात्रा की, जैसे मालाबार पहाड़ी, मुंबई, पंजाब, अमृतसर नगर की इन्होंने चित्र बनाया। सगर अमृतसर नगर का चित्र बनाया, ठीक है। इन्होंने मुंबई का बनाया, मालाबार पहाड़ी का बनाया, इसके अलावा इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है तेल चित्र में बहुत सारे और भी कर देते, तेल चित्र में काम किया कर देते। अच्छा, हमें पता होना चाहिए, राजा रवि वर्मा एक पेंटर हुए हैं, एक आर्टिस्ट हुए हैं, जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है रंग रसिया। वो उसमें जो अभिनेता है वो पूरा जो रोल करता है वो राजा रवि वर्मा का करता है। राजा रवि वर्मा ने भारतीय पौराणिक विषयों को यूरोपीय पद्धति, यूरोपीय टेक्निक के अंदर बनाया है, ऑयल मीडियम में काम किया है। तो उनको तेल चित्र के अग्रणी के नाम से भी जाना जाता है, राजा रवि वर्मा को। अब मैं छोटा सा एक बताता चलूँ थोड़ा सा कलाकार के बारे में, बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाने की, क्योंकि ज़्यादा समय ये हम वीडियो में नहीं देंगे। एक कलाकार हैं, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं, पटना कलम के। इनको उपाधि मिली ब्रिटिश लोगों से शाही मुसव्विर। क्या इन्हें मिली? मुसव्विर, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? कलाकार, मुसव्विर, अल मुसव्विर। तो मुसव्विर का मतलब होता है करता धरता है, क्रिया करने वाला है, सृष्टि करने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कलाकार के संदर्भ में ये चीज़ कही है। तो शाही मुसव्विर, इनको ये उपाधि मिली। ये अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पटना कलम के चित्रकार अंग्रेजी की संगत में रहकर के इंग्लिश अच्छी कर रही थी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। इसके अलावा वो लोग बहुत शार्प माइंड के भी थे, और पेशे से या जाति से वो कायस्थ बिरादरी से थे, कायस्थ उस जाति से थे। तो बहुत ही क्लेवरनेस थी, इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी के साथ में उठना बैठना, पेंटिंग बनाई। ये मुखाकृति बनाते थे, छवि, ठीक है, फिरका चित्र भी बनाते थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था सोना बीवी दक्षो बीवी का। तो दक्षो बीवी इनकी बहन थी, सोना बीवी इनकी बेटी थी, ठीक है। और जो पटना कलम के अंतिम चित्रकार हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा, वो इनके नाती थे, यानी शिवलाल उनके नाना थे। हाथी दांत पर काम किया इन्होंने, अगरक पर भी किया पर काम। तो कौन से कलाकार हैं? शिवलाल। इनका अपना स्टूडियो था। अब ऐसे ही जो है सेवक राम की बात कर लेते हैं। सेवक राम बनारस के
जो बनारस के जो महाराजा थे, महाराजा के दरबारी चित्रकार थे, ठीक है, डायरेक्ट ड्राइंग करते थे, डायरेक्ट ब्रश से ड्राइंग करते थे। इनके चित्रों को स्याह कलम किया जाता है, कलम का कहा जाता है। इनकी चित्रों की खूबी है कि इनको क्या कहते हैं, स्याह कलम। स्याह का मतलब होता है काला, कलम का मतलब शैली से है, यहाँ मुराद मतलब ये आशा जो है वो शैली से, तो स्याह कलम, स्याह कलम का मतलब क्या हो गया, काले रंग की जो ड्राइंग कर रहे हैं वो उस तरह के ब्रश से, तो डायरेक्ट करते थे। त्योहार के चित्र बहुत बनाए इन्होंने, मोहर्रम इनका प्रसिद्ध चित्र है पटना कलम के संदर्भ में। ताजिया, हुलासलाल जो थे वो कौन थे, हुलासलाल ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन थे। इनकी पेंटिंग में, हुलासलाल की में कंपनी और मुगल शैली का मिक्सअप दिखता है, ठीक है। और ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो है वो सबसे लास्ट के चित्रकार हैं, मैंने बताया, अंतिम चित्रकार शुरू में ही मैंने बता दिया था। अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं कुछ जो है इसकी जो है ये कहाँ रखी हुई है, पेंटिंग कहाँ है, तो इनका बता देता हूँ। संग्रह कहाँ का हुआ है, तो देखो पटना की, अभी थोड़े दिन पहले एक लाइब्रेरी बहुत लाइट में थी, पटना की जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, वहाँ पर ये चित्र संग्रहित हैं। पटना का जो राज्य संग्रहालय है वहाँ ये चित्र मिल जाएंगे। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में ये चित्र मिल जाएंगे। इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में ये चित्र मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा व्यक्तिगत संग्रहालय भी बनाए लोगों ने, जैसे कि एक आरा के एक व्यक्ति थे निर्मल कुमार जैन, उन्होंने पटना कलम के बहुत सारे चित्रों को बेचा, वो व्यवसाय करते थे इन चित्रों का, तो उनका खुद का भी संग्रह उन्होंने कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर ये कलाकार रहते थे, जाहिर सी बात है उस क्षेत्र को भी एक संग्रह के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो उन कलाकारों ने जिस क्षेत्र में सांस ली है, जिस आबो हवा में वो रहे, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय लोगों के पास भी कुछ उनकी यादें होंगी, कुछ पेंटिंग्स होंगी बची हुई, कुछ रखे हुए होंगे पेंटिंग्स। तो स्थानीय क्षेत्र जो आरा है, आरा के अंदर इन कलाकारों की एक पूरी मोहल्ला हुआ करता था जिसको बोलते थे चित्रकार टोली मोहल्ला, ठीक है। तो आरा में है, बिहार का क्षेत्र है आरा। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, वहाँ इनके चित्र को हम देख सकते हैं। BHU का जो भारत कला भवन है वहाँ ये चित्र मौजूद हैं पटना कलम के। तो ये मैंने बता दिया कि इस तरीके से वहाँ पर ये रखे जाते थे। अब मैं इसके पतन के बारे में आपको बताता हूँ कि पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो कुछ मेजर कारण हम देख लेते हैं। पटना कलम की जो चित्र की विषय वस्तु थी बहुत सीमित थी, दैनिक जीवन पे ही चित्र बन रहे, डेली लाइफ पे ही चित्र बन रहे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो लोग हैं, राज्य स्थानीय जो नवाब हैं, वो अपनी लाइफ, अपनी शान शौकत को बनवा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सीमित विषय वस्तु थी। एक ही जाति के थे, तो एक जाति जो है एक विशेष स्थान पर ही रह गई, जैसे कायस्थ जाति के अधिकतर चित्रकार थे। अच्छा, फिर आश्रयदाताओं की कमी होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे भारत में अब जो ब्रिटिश का जो है उनका भी अब समापन होने वाला था, स्वाधीनता की लहर लोगों में थी, वो भावना थी राष्ट्रवाद की, तो धीरे धीरे आश्रयदाता तो खत्म ही हो रहे थे, है ना। तो एक भारत मजबूत राष्ट्र की तरफ बनना जा रहा था और रियासतों का एकीकरण होने वाला था, है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि आश्रयदाता तो ऑब्वियसली कम होंगे। फिर क्या, लिथोग्राफी प्रेस उससे पहले आ चुकी थी, लिथोग्राफी प्रेस आती है 1820 में भारत में, तो इस वजह से क्या है कि उससे बहुत सारी पेंटिंग बनाई जा सकती थी एक ही बारी में, एक ही पेंटिंग के बहुत सारे नमूने बनाए जा सकते थे, इस वजह से ये प्रॉब्लम रही। इसके अलावा हम देखेंगे
कि ये कला शैली के अंदर और क्या मेजर रीजन रहे, तो कैमरे का आविष्कार 1870 में हो गया, तो उसने तो बिल्कुल ही इसकी रेड़ी मार दी पटना कलम की, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया सारी पेंटिंग ये जो सब बन रही थी वो सब पे उन कलाकारों का जो है पूरा करियर चौपट ही हो गया। फिर जो है 1912 में बिहार प्रांत की स्थापना हो जाती है और रियासतों का एकीकरण होना शुरू, उस मतलब उस विषय वस्तु की एक अस्तित्व में आता है, इस तरह की सोच होनी शुरू होती है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि फिर कलाकार के जो आश्रयदाता होते थे वो भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, फिर 1891 में सुल्तान बहादुर की मृत्यु हो जाती है, जो एक बड़े आश्रयदाताओं में थे पटना कलम के चित्रकारों की। और इसके अलावा हम देखेंगे जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों में आती है तो अंग्रेजों को एक चीज़ खलती है, ब्रिटिश लोगों को, वो नहीं चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहें। मैक्स मूलर ने बहुत बड़ी ऐसी एंट्री करी है भारत के इतिहास में, और किस प्रकार भावनाओं को भड़काना और किस प्रकार जो है विभेद करना लोगों की जाति में, उनके धर्म में, उनके कल्चर में। तो ऐसे क्या हम देख रहे हैं कि जो है पटना कलम का भी पतन होता जा रहा है। तो जब उनको ब्रिटिश लोगों को ये एकीकरण, ये हिंदू मुस्लिम का एक साथ रहना, एक कल्चर, एक तरह मतलब सब मिलजुल करके रहना उनको बहुत खला, और राष्ट्रवाद की भावना से तो और उनके मिर्च लग गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि फिर वो ये कलाकारों को कहाँ जाना पड़ा, कलकत्ता जाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर कलकत्ता एक व्यवसाय का प्रमुख केंद्र बन चुका था। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहे। पटना कलम का एक चित्र मैं लास्ट आपको जाते जाते बता रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं इसको लिख ही देता हूँ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो यहाँ लिख देता हूँ मैं। जापानी मोर पटना कलम का है, बस ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है तो पटना कलम का है। कलाकारों के बारे में पूछ लो तो मैंने आपको बता दिया, अधिकतर कलाकारों के बारे पीछे लाल लगा हुआ है, उल्लास लाल, ठीक है, शिव दयाल लाल, शिवलाल, और ऐसे ही मैंने जो कलाकार लिखवाई थी ऑब्वियसली। तो मैं समझता हूँ आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।